हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम सुमित सुंटवाल एंड वेलकम यू टू आवर चैनल ग्रेड कूल, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर कौन सा चालू था? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पार्ट 1 में अपन ने थियरी एंड उसके जर्नल एंट्रीज के बारे में देखा था। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वी हैव डन सम्स रिगार्डिंग दैट एंट्रीज। उस एंट्री के बेसिस पे अपन ने सम सॉल्व किए थे। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट आज आगे मैं बताने जा रहा हूं, इसके अंदर दो जर्नल एंट्रीज देखेंगे। दैट इज अबाउट शेयर कंसोलिडेशन, सेकेंड सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसके लिए? आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो आपको नया बैलेंस शीट बनाना है, उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, चालू करें, लेट्स गो। पहले अपन किसकी बात करेंगे? शेयर कंसोलिडेशन। जो एंट्री आज मैं पहले बताऊंगा दैट इज शेयर कंसोलिडेशन। अब आप सोचोगे सर शेयर कंसोलिडेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जब आप अपने शेयर्स का फेस वैल्यू एक बार रिड्यूस कर देते हो, उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। मगर उसी रिड्यूस्ड फेस वैल्यू को आप वापस से अपने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे जब लेके आते हो, उसको शेयर कंसोलिडेशन बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? अपने रिड्यूस्ड फेस वैल्यू को अपने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे जब लेके आते हो, उसको शेयर कंसोलिडेशन बोलते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको पहले रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में जब फेस वैल्यू रिड्यूस होता है उसका एंट्री बताऊंगा, फिर उसका शेयर कंसोलिडेशन का एंट्री क्या पास होगा, क्वेश्चन में कैसे बोला जाएगा वो, फिर वो आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए पहले अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जिसके अंदर मैं सबसे पहले क्या बात करूंगा? फेस वैल्यू रिड्यूस्ड। फेस वैल्यू रिड्यूस्ड इसीलिए क्योंकि मैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के बारे में आपको क्या बोला, मैं अपने रिड्यूस्ड फेस वैल्यू से अपने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे वापस से शेयर कैपिटल को लेके जाऊंगा। तो मुझे खाली किससे मतलब है फिलहाल के लिए? फेस वैल्यू रिड्यूस से। मेरे को पेड अप वैल्यू रिड्यूस से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फेस वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं, तो उसका कंसोलिडेशन मैं करूंगा नहीं। कंसोलिडेशन कौन से शेयर्स का होगा? जब अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ होगा तो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके पहले इसका एंट्री देखते हैं, फिर शेयर कंसोलिडेशन का क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच। अमाउंट कितना हो गया? 10,000। ये आपके कहां पे दिख रहा है? बुक्स में। आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी में आपका ये इक्विटी शेयर कैपिटल समझ लीजिए दिख रहा है एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल reduced to ₹4 each। मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल reduced to ₹4 each। 2-4 बोला है, तो मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया? इस 10 रुपीज का वैल्यू अब जाके क्या हो गया? उसका फेस वैल्यू 4। तो रिडक्शन कितने से हुआ? 6 रुपीज से। तो अगर ये एंट्री आपके क्वेश्चन में है तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे इसके रिलेटेड? 10 रुपए का जो था वो पूरा आपका बैलेंस शीट में से निकल जाएगा क्योंकि आपका क्लास चेंज हो गया। तो एंट्री क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो 10 रुपए का शेयर था वो हट के अब कितने का हो गया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
4 each, to capital reduction account 6 each. अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ? खाली फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन्स दी सेम. तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 10. बैलेंस शीट में से पूरा 10,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल आपका निकल गया. अब नया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा रहेगा? 1000 इंटू 4, दैट इज 4000. एंड आपका कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ? 1000 इंटू 6. तो ये कितना आ गया आपका? 6000. समझ में आया? ये एंट्री अपन ने ऑलरेडी पहले भी देखी है, जो दो सम्स अपन ने सॉल्व किए थे उसके अंदर ये ऑलरेडी है. ये मैंने इसीलिए बताया कि आपको अच्छे से शेयर कंसोलिडेशन समझ में आए कि शेयर कंसोलिडेशन होता क्या है. आगे बढ़ो. तो मैंने क्या देखा? पहले फेस वैल्यू रिड्यूस कर दिया. अब मैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखता हूं, ध्यान देना. इक्विटी शेयर कैपिटल to be consolidated ₹10 each. क्या लिखा है? इक्विटी शेयर टू बी कंसोलिडेटेड ₹10 each. अब इसका मतलब समझना मैं क्या बोल रहा हूं. एक बार जब फेस वैल्यू रिड्यूस हो गया, वापस से मैं अपने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे लेके जाता हूं, दैट इज नोन एज शेयर कंसोलिडेशन. ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन में देखते हो मेरा ओरिजिनल फेस वैल्यू क्या था? 10 रुपीज. नया फेस वैल्यू क्या हो गया? 4 रुपीज. वापस इस 4 रुपीज को 10 रुपीज पे जब मैं लेके जाऊंगा तब उसको शेयर कंसोलिडेशन बोलते हैं. ठीक है? बट इसमें एक डिफरेंस है. क्या? इसके अंदर आपने देखा कि आपका अमाउंट भी चेंज हो गया. 10,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना हो गया? 4,000. और बाकी का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला गया 6,000. शेयर कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होता. शेयर कंसोलिडेशन में क्या होता है? अमाउंट रिमेन्स द सेम. आप सोचो कि सर अमाउंट रिमेन्स द सेम क्यों? क्योंकि इस शेयर कंसोलिडेशन में खाली दो चीजें चेंज होती है, that is number of shares and face value. The amount, the total amount remains the same. रिडक्शन में ऐसा नहीं था. रिडक्शन में क्या चेंज हो रहा था? अमाउंट और फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स सेम थे, कॉमन थे. मगर शेयर कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होता. तो आप सोचोगे सर अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है तो अपन एंट्री पास क्यों करें? पास आउट करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपका क्लास चेंज हो रहा है ना. क्योंकि बैलेंस शीट में से अगर आपका क्लास चेंज होता है तो आप पुराने क्लास को अपने बैलेंस शीट में से निकाल के नया क्लास एंटर करवाते हो. राइट? इधर भी वही हुआ था ना कि अपन ने 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर पूरा निकाला, नया 4 रुपीज का डाला. इधर भी अपने को वही करना है, बट द अमाउंट विल रिमेन द सेम. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूं. In share consolidation, only face value and number of shares changes, but the amount remains the same. समझ में आया मैंने क्या लिखा? खाली क्या चेंज होगा? फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स. तो आप सोचोगे सर एंट्री क्या पास करें, आप वो बताइए. एक बात बताओ, अमाउंट रिमेन्स द सेम. अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ना आपका फायदा है ना आपका कोई नुकसान है. राइट? क्योंकि टोटल अमाउंट में चेंजेस नहीं है, मतलब जो लायबिलिटी साइड के अमाउंट कॉलम आपको दिखता है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपका ना फायदा ना नुकसान, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो नहीं आएगा. तो मतलब ये वाला कैपिटल रिडक्शन आपको वहां पे नहीं दिखेगा. तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? ओल्ड
फेस वैल्यू का शेयर्स एंड न्यू फेस वैल्यू का शेयर्स, राइट। तो एंट्री क्या पास होगा जरा चेक करना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो 4 रुपए का था आपका वो निकल जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब कितने वैल्यू का दिखेगा, 10 रुपए का। तो आप सोचोगे सर अमाउंट क्या लिखोगे, तो सर अमाउंट ये रहेगा 4000। क्यों, 10,000 तो अब आपके बुक्स में है ही नहीं। अब आपके बुक्स में क्या दिख रहा है, 4000। तो इधर भी एंट्री क्या दिखेगा, 4000 4000, राइट। बट इस केस में क्या हुआ, फेस वैल्यू तो चेंज हो गया। मैंने एक और चीज लिखा है यहां पे, देखो क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1000, जैसे आपने यहां पे देखा 1000 शेयर्स थे। अब इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4000 डिवाइड बाय 10, मतलब अब कितना हो गया, 400 शेयर्स। तो अब आपके नए बैलेंस शीट में अब ये वाला शेयर कैपिटल नहीं दिख के क्या दिखेगा, 400 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच। समझा मैं क्या बोला। यही इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी क्या चाहती है कि अपना फेस वैल्यू एक बार रेड्यूस में कर दो, वापस से उसको ओरिजिनल फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो। ऐसा कंपनी चाह सकती है, इसीलिए रिडक्शन करने के बाद वापस से ओरिजिनल फेस वैल्यू पे कंपनी शेयर कैपिटल को लेके जा सकती है। मगर रिडक्शन करने के बाद जब कंपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू पे लेके जाएगी तब उसके अंदर अमाउंट चेंज नहीं होता, ओनली द नंबर ऑफ शेयर चेंजेस एंड द फेस वैल्यू चेंजेस, अमाउंट रिमेन्स द सेम। इस एंट्री को अपन शेयर कंसोलिडेशन बोलते हैं। समझ में आया। तो एक्चुअली इसका एंट्री क्या पास करता मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा, ओल्ड वाला आ जाएगा, और यहां पे कौन सा आ जाएगा, न्यू। अमाउंट विल रिमेन्स द सेम। समझ में आया आप लोगों को शेयर कंसोलिडेशन क्या है। आगे बढ़ो। कभी भी ध्यान में देना, क्वेश्चन में रिडक्शन करने के डायरेक्ट बाद आपको शेयर कंसोलिडेशन करने बोल सकते हैं, या रिडक्शन करने के बाद एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा उसके अंदर शेयर कंसोलिडेशन करने बोल सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली एग्जांपल लेके बताया कि आप क्या सोच के शेयर कंसोलिडेशन का एंट्री पास आउट करोगे। समझा। चलो फटाफट कॉपी डाउन कर लीजिए प्लीज। कॉपी कर लिया, शैलर अब ठीक है। चलिए लेट्स गो फर्दर। अपन ने कौन सा अभी एंट्री देखा, अपन ने शेयर कंसोलिडेशन के बारे में।
अब जो नेक्स्ट एंट्री मैं बताने जा रहा हूं दैट इज शेयर सरेंडर। क्या है? सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स। शेयर सरेंडर या सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? इस वर्ड को देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाना चाहिए सरेंडर का मतलब क्या। सरेंडर का मतलब मैंने सरेंडर कर दिया, ये लो वापस से मेरा सामान आप वापस से ले लो, अपने आप को सरेंडर करना। राइट? आप लोगों ने ऐसे मूवीज में देखा रहेगा अपने आप को सरेंडर कर दो करके। यहां पे भी वैसा ही है, मगर शेयर होल्डर्स अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे। शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं? अपना शेयर कंपनी को सरेंडर कर देते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसका पैसा नहीं लेंगे, बोल देंगे एक काम करो ये लो मेरे शेयर ले लो, आप ऐसे भी नुकसान में चल रहा है, एक काम करो मेरे शेयर आप रख लो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। उसको अपन शेयर सरेंडर्स बोलते हैं या सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है? तो जब सरेंडर ऑफ शेयर्स होता है, कंपनी जब सरेंडर करवाती है, क्यों? रीजन पहले बात समझना। समझ लो मेरा एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी है, समझ लो मेरे बुक्स में एक क्रेडिटर दिख रहा है, ये मेरा लायबिलिटी है। ठीक है? क्रेडिटर मेरे को आके बोलता है भाई मेरे को पेमेंट करो अर्जेंटली, मेरे को पेमेंट चाहिए। मैं बोला यार पेमेंट मेरे पास सर पेमेंट है नहीं। वो पीछे पड़ गया, बोलता नहीं मेरे को पेमेंट दो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं। तो मैं शेयर होल्डर्स के पास जाता हूं, सर प्लीज आप अपने थोड़े शेयर सरेंडर कर देंगे, मेरे को सामने पेमेंट करना है। तो अगर आप वो शेयर मेरे को दे दे एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसको पेमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल में कर दूं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं कोई नए शेयर्स इश्यू करके उसको पेमेंट कर सकूं। समझा मैंने क्या बोला? तब क्या होगा कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? थोड़ा शेयर्स फ्री में देंगे, वही शेयर्स को मैं लेके लायबिलिटी को पेमेंट कर देता हूं। उसको सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। कंपनी सरेंडर करवाते ही इसीलिए है कि अपने जो थोड़े बहुत लायबिलिटीज है उसको पेमेंट कर सके। समझा मैं क्या बोला? अब इसका एंट्री क्या पास होगा वो अपन अभी देखते हैं। ठीक है? पहला, पेमेंट करने के लिए पहले आपको सरेंडर करवाना जरूरी है, तो शेयर सरेंडर करवाया मैंने, शेयर सरेंडर करवाया। तो एक सिंपल सा बात समझना, मैंने शेयर होल्डर से शेयर्स ले लिए, तो एक बात बताओ, अब कैपिटल में, शेयर कैपिटल में लायबिलिटी साइड में वो अमाउंट दिखेगा क्या जितना मैंने शेयर सरेंडर करवाया? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां से शेयर्स ले लिए, तो अब वो मेरे लिए लायबिलिटी रहा ही नहीं, क्योंकि शेयर्स तो मेरे पास आ गए। तो एंट्री क्या पास होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर बाकी पूरा फायदा हो गया क्योंकि अपने को तो फ्री में शेयर मिल गए। नहीं, अभी तक नहीं फायदा, अभी फायदा रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो शेयर्स अभी पूरे कैंसिल करने के लिए नहीं लिए थे, पेमेंट करने के लिए लिए। तो एक बार के लिए वो शेयर कैपिटल को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? शेयर सरेंडर अकाउंट में। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। अब सेकेंड, अब मैं बोलता हूं एक बार शेयर सरेंडर हो गया, अब मेरे पास शेयर कैपिटल शेयर्स पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा? किसी को पेमेंट करने का देखूंगा। समझ लो मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी को, एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं फ्रॉम दी शेयर सरेंडर, या क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूं फ्रॉम शेयर सरेंडर, या कोई बैंक लोन को या कोई बिल्स पेबल को पेमेंट कर रहा हूं फ्रॉम शेयर सरेंडर। नए शेयर्स नहीं दे रहा, जो शेयर सरेंडर हुए उसमें से दे रहा हूं। ठीक है, तो इधर क्या होगा समझ लो, पेमेंट फ्रॉम शेयर सरेंडर। क्या कर रहा हूं? पेमेंट फ्रॉम शेयर सरेंडर।
अब आप सोचोगे सर लायबिलिटी को पेमेंट हुआ है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख देते हैं, ऐसा आप सोचोगे, राइट? क्योंकि आप लोग ने जो नॉर्मल एंट्रीज है, कोई पेमेंट करते हैं अपन कभी, तो अभी अपन ने जो पहले लेक्चर में लायबिलिटी पे करने का एंट्री भी अपन ने देखा था, तो उसमें भी आपने क्या देखा था? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इक्विटी, प्रीफरेंस, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, यही देखा था ना। तो आप सोचोगे सर यहां पे भी वही पास होगा, नहीं, वो एंट्री पास आउट नहीं हो सकती फिलहाल के लिए, ठीक है? इधर एंट्री क्या पास होगी देखना, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप सोचोगे सर जब शेयर सरेंडर किया था तो आपने शेयर कैपिटल को कम करके शेयर सरेंडर में डाल दिया, अब जब इशू कर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, अब वापस से शेयर सरेंडर को डेबिट कर रहे हो, वापस शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, ऐसा क्यों? दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा ये, है ना? क्यों? रीजन समझना, मैंने शेयर कैपिटल में से पैसा निकाल के शेयर सरेंडर में डाल दिया जो शेयर का वैल्यू था, अब मैंने सामने पेमेंट किया, तो एक बात बताओ, शेयर सरेंडर में से निकल गया, राइट? शेयर सरेंडर में से निकल गया तो मैंने उसको वापस से डेबिट कर दिया। अब एक बात बताओ, वापस मार्केट में मैंने इक्विटी दे दिया तो वापस से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट? तो इसलिए वापस से टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो आप सोचोगे सर लायबिलिटी को पेमेंट किया, लायबिलिटी का नाम आपने लिखा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक सिंपल सा बात समझना, सिंपल सा बात समझना, लायबिलिटी को जो मैंने पेमेंट किया मेरे जेब से किया क्या? नहीं, सिंपल सा बात समझो, मैंने मेरे जेब से किया, मेरे जेब से पैसा गया, मैंने कोई नया इक्विटी दिया नहीं ना। क्या हुआ, मैंने यहां से लेके वहां पे पेमेंट कर दिया, यहां से लेके वहां पे पेमेंट कर दिया, तो वापस जब मैंने वहां से शेयर सरेंडर किया तो शेयर कैपिटल कम हो गया, मैंने जब यहां पे इशू कर दिया तो शेयर कैपिटल वापस से बढ़ गया। मगर लायबिलिटी को जो पेमेंट हुआ तो मेरे बुक्स में से लायबिलिटी कम हो जाएगा, मगर मेरे जेब से तो कुछ गया नहीं, तो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया? फायदा। तो इसीलिए थर्ड, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बोल रहा हूं? जो आपने पेमेंट किया उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी पेमेंट किया रहेगा, 10,000 का पेमेंट किया रहेगा तो 10,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा, मैंने 50,000 का किया रहेगा तो 50,000 ट्रांसफर होगा। जितना पेमेंट, इसलिए मैंने लिखा यहां पे, जितना पेमेंट किया उतना ही ट्रांसफर होगा। समझा? अब समझ लो कि शेयर सरेंडर आपने 50,000 का करवाया था, शेयर सरेंडर कितने का करवाया? 50,000 का, मगर पेमेंट शेयर सरेंडर में से आपने अभी तक 40,000 का ही किया। आप बोलोगे सर आपने तो पूरा 50,000 का शेयर सरेंडर करवाया था, क्यों करवाया था आपने? क्योंकि आप बाकी पेमेंट कर सको। तो पूरा पेमेंट आपने क्यों नहीं किया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना शेयर सरेंडर हुआ पूरा का पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। इट कैन बी पॉसिबल कि पेमेंट करने के टाइम पे लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं ना कि चलो थोड़ा कम दे दो, तो शेयर सरेंडर में मेरा थोड़ा सा अमाउंट बच सकता है, राइट? शेयर सरेंडर में मेरा थोड़ा अमाउंट बच सकता है, तो वो जो बच गया एट लास्ट वो मेरे लिए फायदा हुआ। समझ में आया? तो क्या हुआ नेक्स्ट एंट्री? ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर।
जो आपका शेयर सरेंडर अकाउंट में बैलेंस बच गया उसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? फायदा हुआ था ना, किधर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसमें अपन ने 4 एंट्रीज देखी। पहला शेयर सरेंडर करने का, फिर उस शेयर सरेंडर में से अगर आपने कोई पेमेंट किया तो पेमेंट की एंट्री देखी। मगर जिसको आपने पेमेंट किया वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ क्योंकि आपके जेब से पैसा नहीं गया। तो जो पेमेंट आपने किया उस लायबिलिटी को आपको बुक्स में से निकालना पड़ेगा, प्लस वो आपके जेब से पैसा नहीं गया, आपने किसी से लेके उधर दिया तो आपको पूरा फायदा भी हो गया, तो आपने उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर शेयर सरेंडर में अगर कोई बैलेंस बच गया एट लास्ट पूरा पेमेंट करने के बाद, तो वो जो शेयर सरेंडर में अब पड़ा है वो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। डायरेक्टली जब शेयर सरेंडर कर रहा हूं तो डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर नहीं किया, समझा? मैं इसको शॉर्टकट एंट्री में बता सकता था, मगर अकाउंटिंग के बेसिस पे मैं डायरेक्टली पूरा शेयर सरेंडर को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नहीं डाल सकता। मेरे को पहले बताना पड़ता है कि शेयर सरेंडर में से पहले पेमेंट्स हो रहे हैं, तो पेमेंट बताया, पेमेंट अपना फ्री में हुआ इसीलिए कैपिटल रिडक्शन में गया। फिर शेयर सरेंडर में कुछ अगर बच जाता है तब जाके वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होता है। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाओगे कि हां एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, ध्यान देना। इक्विटी शेयर होल्डर्स agreed to surrender 1,000 shares of 10 each. Equity shareholders agreed to surrender 1,000 shares of 10 each. समझ में आया? मतलब वो लोग अपना शेयर मेरे को सरेंडर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी issued या paid creditors ₹6,000 from share surrender। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो कंपनी है उसने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया ₹6,000 का फ्रॉम शेयर सरेंडर। नया नहीं, जो मैंने सरेंडर करवाया है वहीं से मैंने उनको पेमेंट किया है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इतना ही क्वेश्चन में लिखा रहेगा। एंट्री आपको सोच के पास करना है। पहला, मैंने शेयर सरेंडर किया, राइट? तो शेयर सरेंडर का एंट्री क्या था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। तो यहां पे पहला एंट्री क्या पास हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। कितना सरेंडर किया था? 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब यहां पे भी 10,000 और यहां पे भी 10,000, राइट? नेक्स्ट आपको क्या बोला गया कि कंपनी ने शेयर सरेंडर में से 6,000 का पेमेंट किया।
शेयर सरेंडर में से 6000 का पेमेंट किया टू क्रेडिटर्स। तो शेयर जब पेमेंट करता हूं फ्रॉम शेयर सरेंडर, तो एंट्री क्या है? शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे क्या पास हो जाएगा? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 समझा? ठीक है। खाली ये दो के बारे में लिखा था तो मैंने वो दो के बारे में एंट्री पास आउट कर दिया, मगर जो मैंने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को वो मेरा फ्री में हुआ क्योंकि मेरे जेब से पैसा नहीं गया। तो जो पेमेंट मेरा फ्री में हो जा रहा है तो मेरे लिए पूरा का पूरा फायदा हो गया, राइट? तो एंट्री क्या पास हो जाना चाहिए? नेक्स्ट, अब क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है तो क्रेडिटर तो पूरा बैलेंस शीट में से निकलेगा, पूरा नहीं, जितना पेमेंट हुआ है उतना ही। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से पैसा गया क्या? नहीं, तो टू कैश टू बैंक नहीं आएगा। आपने उसको नया इक्विटी दिया क्या? नहीं। आपने उसको नया प्रेफरेंस दिया क्या? नहीं। आपने उसको नया डिबेंचर दिया क्या? नहीं। आपने उनको नया एसेट्स दिया क्या? नहीं। मतलब आपके जेब से कुछ नहीं गया और पेमेंट भी हो गया, तो मेरे लिए पूरा फायदा हो गया। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6000 समझ में आया? तीसरा एंट्री। चौथा एंट्री भी मेरे को सोचना है कि भाई देखो इधर शेयर सरेंडर क्रेडिट कितना दिख रहा है? 10,000। डेबिट कितना हो गया? 6,000। तो अभी भी मेरे शेयर सरेंडर में 4,000 बाकी है और किसी को पेमेंट करना नहीं है। तो वो पूरा 4,000 अब जो बच गया शेयर सरेंडर में, अब जाके मैं उसको फायदे में लिख सकता हूं कि मेरा फायदा हो गया। क्योंकि आप पहले क्या सोचा था कि शेयर सरेंडर किया तो पूरा फायदा हो गया, क्यों? पैसा देना नहीं पड़ा। मगर मैंने पूरा 10,000 फायदे में अभी तक लिखा नहीं, मैंने उसको शेयर सरेंडर में रख के रखा कि इसमें से पहले जो पेमेंट होता होने दो, फिर जो बच गया शेयर सरेंडर में वो मेरे लिए फायदा है। समझा? तो नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या है? बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर ट्रांसफर करने का एंट्री। तो 10,000 क्रेडिट था, 6,000 डेबिट हो गया, तो अभी भी क्रेडिट में बैलेंस कितना बच रहा है? 4,000 का। तो एंट्री क्या पास हो गया? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,000 समझा? ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करने का इच्छा है आप लोगों का, तो मैं क्रॉस वेरीफाई करके बताता हूं कि मेरा एंट्री पूरा राइट है। कैसे? ध्यान देना, क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि मैंने ये ऐसा एंट्री पास क्यों किया। ठीक है, ध्यान देना। अभी आप लोग ने पहले क्या सोचा था कि सर जो शेयर सरेंडर किया पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में जाना चाहिए था, आपने गलत किया, ऐसा आप सोच सकता है। मगर मैंने गलत नहीं किया सही, मगर थोड़ा सा डिफरेंट वे था। कैसे? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से 10,000 कैपिटल रिडक्शन में जाना चाहिए कि पूरा का पूरा शेयर सरेंडर फायदे में हुआ क्योंकि आपको पैसा देना नहीं पड़ा। ठीक है, तो जरा इधर चेक करना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 4,000 है, क्रेडिट में 6,000 भी है, तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में 10,000 तो वैसे भी ट्रांसफर हो गया, फायदा का एंट्री पास हो गया ना। ठीक है। दूसरा, मैंने कंपनी ने क्या किया, क्रेडिटर्स को शेयर कैपिटल इशू किया, ऐसा आप सोचोगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपने ऐसा सोचा रहेगा। तो जरा चेक करना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 6,000, इधर देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भी 6,000 क्रेडिट 6,000 हो गया। क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल पास करते थे ना, तो देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000, वो एंट्री भी पास हो गया। जो 6,000 से तुम्हारा वापस से कैपिटल बढ़ना चाहिए वो भी हो गया,
क्रेडिटर्स 6000 से कम होना चाहिए था, वो भी हो गया। बस मेथड थोड़ा सा अलग था। आप सोचोगे कि सर मैं पूरा का पूरा पहले कैपिटल रिडक्शन में डाल देता हूं तो मेरे को राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? एंड आंसर भले ही सही था मगर द टेक्निक, द स्टैंडर्ड्स यू आर फॉलोइंग इज नॉट राइट। तो जैसा आपको बोला गया है आप वैसे ही पास करोगे, आप अपना वे नहीं निकाल सकते। भले ही एंड आंसर उससे मैच करेगा मगर आप उस बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप आप लोग को ये शेयर सरेंडर समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसा जो अपन ने इसके पहले शेयर कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा और अभी ये जो शेयर सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में देखा। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है शेयर कैपिटल कब ऊपर नीचे, क्या अमाउंट हो रहा है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने ये 2 एंट्री पहले लेक्चर में नहीं करवाई थी, अभी इसीलिए करवाई क्योंकि आप एक बार थोड़ा वेल वर्स हो चुके हो कि वो एंट्रीज के बेसिस पे आपको अकाउंटिंग क्या करनी है। एक बार वो आपके दिमाग में बैठ गया तब जाके मैं आपको ये 2 एंट्रीज करवाया। समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको पूरा विथ एग्जांपल कॉपी करना। ठीक है, फास्ट। डन? ठीक है, चलो अब चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो जर्नल एंट्रीज करवाई थी और आज जो मैंने आपको 2 जर्नल एंट्रीज और करवाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जर्नल एंट्रीज है जिसके बेसिस पे आपका सम्स आएगा। ठीक है, तो हर जर्नल एंट्री जब मैंने पढ़ाई है आपको एग्जांपल्स के साथ मैंने पढ़ाया है। तो आपका काम क्या है, पहले जो लेक्चर आपने देखा है जर्नल एंट्रीज का वो अच्छे से वापस से देखे,
उसके बाद 2 वीडियोस में मैंने सम सॉल्व करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग टू दैट जर्नल एंट्रीज ओनली। उसके अंदर ये शेयर कंसोलिडेशन ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स नहीं था, वो खाली जो मैंने पहले एंट्रीज करवाई उसी के बेसिस पे सम्स था। आज मैंने आपको क्या करवाया, शेयर कंसोलिडेशन और सरेंडर ऑफ शेयर्स, इसके बेसिस पे। एंड अभी आपको मैं जो बताने जा रहा हूं दैट इज बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, जो आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद बनाना है, वो करेंगे पहला आज। फिर जब अपन नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे उसके अंदर बैलेंस शीट या शेयर सरेंडर, शेयर कंसोलिडेशन सब रहेगा। समझ में आ रहा? तो आपका पूरा फुल फ्लेज सम फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा कि आपको पूरा सम जैसा एग्जाम में आएगा वो सम आप सॉल्व कैसे करोगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा। ठीक है, बैलेंस शीट। आप लोग सोचोगे कि सर बैलेंस शीट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है तो अपने को वापस से क्यों बनाना है? बिकॉज जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट है दैट वाज बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्यों? आपने बहुत सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया है, लायबिलिटीज को कोई पेमेंट किया रहेगा या लायबिलिटीज भी वेव ऑफ हुए रहेंगी, मतलब आपके बैलेंस शीट के आइटम्स में बहुत सारे चेंजेस हुए रहेंगे। तो वो चेंजेस पूरा अप टू डेट पूरा कैलकुलेशन करके अब उसका वैल्यू क्या है वो आपके नए बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे अब आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन वो आप टी फॉर्मेट में नहीं करोगे। टी फॉर्मेट में नहीं करोगे क्यों? क्योंकि कंपनीज के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है जिसका नाम शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है। समझ में आया? तो लोगों को क्या होता है कि वो वर्टिकल बैलेंस शीट पूरा याद नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूं कि आपको वो बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये वर्टिकल है, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट दिया रहेगा रिकंस्ट्रक्शन का उसका नेक्स्ट डेट, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि 31 मार्च 2019 या 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे देंगे, रिकंस्ट्रक्शन करना है आपको। ठीक है, तो 31 मार्च को आप रिकंस्ट्रक्शन कर लोगे तो नया बैलेंस शीट कौन से डेट का बनता है? 1 अप्रैल का। जो ईयर रहेगा वो रिकॉर्ड करोगे, मगर ब्रैकेट में यहां पे कुछ लिखना है, आफ्टर रिड्यूस्ड। आफ्टर रिड्यूस्ड का मतलब ये जो नया बैलेंस शीट है वो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद, दैट इज आफ्टर ऑल रिडक्शंस और एप्रिसिएशंस, वो पूरा करने के बाद जो वैल्यूज है वो इस बैलेंस शीट में दिखती है। इसीलिए यहां पे लिखना है आपको बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट रहेगा वो ब्रैकेट में आफ्टर रिड्यूस्ड। समझ में आ गया? इसमें आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एक सेपरेट कॉलम देखो मैं एक और बना रहा हूं। आप बोलोगे सर ये वाला कॉलम किसके लिए है? नोट नंबर। किसके लिए? नोट नंबर। क्योंकि जब ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो इसके अंदर सिर्फ मेन हेडिंग्स रहेंगे, अंदर के आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। अंदर के आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस, ये 2 टाइप के शेयर कैपिटल है। मगर मैं यहां पे इक्विटी
शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखूंगा। यहां पे सिर्फ क्या हेडिंग रहेगा, शेयर कैपिटल। तो यहां पे उसका टोटल रिकॉर्ड होगा। टोटल रिकॉर्ड करने के लिए वर्किंग दिखाना पड़ेगा, उस वर्किंग को अपन नोट बोलते हैं। तो जैसे कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 ऐसा होता है, वैसे यहां पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ऐसे रिकॉर्ड। समझा? वहां पे टी फॉर्मेट में आपने क्या देखा था, ये साइड लायबिलिटी है, ये साइड एसेट्स है। तो एक छोटा सा टी फॉर्मेट बना के देखते हैं। ये आपका टी फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, लायबिलिटीज। ये आपका क्या है, एसेट्स। लायबिलिटीज में आपके क्या क्या थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व वगैरह वगैरह, जो भी रिजर्व्स आपके हैं वो। नेक्स्ट क्या था, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। कौन सा है, ब्रैकेट में देखो लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म। जो भी बोरोइंग्स रहेंगे वो आपके लायबिलिटी में अपीयर करता था टी फॉर्मेट में। और एक क्या दिखता था आपको, करंट लायबिलिटीज। ये आपके लायबिलिटीज में अपीयर करता था टी फॉर्मेट में। एसेट में क्या दिखता था आपको, टेंजिबल एसेट्स। और क्या था, इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या था, करंट एसेट्स। फिर क्या था, इतना ही था ना। ऐसा टी फॉर्मेट आपका दिखता था। मगर अब इस टी फॉर्मेट को मेरे को वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। यहां पे हेडिंग क्या है, लायबिलिटीज। मगर यहां पे लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मतलब ये वाला कॉलम हो गया। तो ये वाला कॉलम सबसे पहले यहां पे पोस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर के फंड्स कौन कौन से होते हैं, कौन से हैं, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके अंदर पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसका टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर कैपिटल का नोट नंबर क्या होगा, 1, और रिजर्व एंड सरप्लस का 2। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। शेयर कैपिटल का, जैसे कि मैं बोलता हूं कि शेयर कैपिटल का रिडक्शन हुआ, या समझ लो वापस से मैंने कोई नया शेयर कैपिटल इक्विटी इशू किया रहेगा। बहुत सारे चेंजेस शेयर कैपिटल में पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एक नोट नंबर बनाता हूं, नोट नंबर 1, इक्विटी, सॉरी, शेयर कैपिटल, ऐसा बना। अब यहां पे मैंने पहले लिख लिया इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का आप समझ लो, पहले का वैल्यू 1 लाख था, ठीक है, 1 लाख था, जिसमें मैंने रिड्यूस किया 40,000 से, नया इशू किया 40,000 का, फिर मैंने नया और इशू किया 50,000 का। तो जो एड लेस करके जो अमाउंट आएगा वो बाहर लिखूंगा, 1 लाख प्लस समझ लो रिडक्शन किया 40,000 का,
ठीक है, समझ लो नया इशू किया 50,000 का। तो अब कितना बचा इक्विटी शेयर कैपिटल? 1 लाख माइनस 40,000 इज 60,000 प्लस 50,000 1 लाख 10,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखा? 1 लाख 10,000। फिर समझ लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझ लो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका पुराना वैल्यू बैलेंस शीट में 4 लाख था। खाली कुछ नहीं हुआ, खाली प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हुआ 1,80,000 से, समझ लो। अब नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? 2,20,000। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना दिखा? 3,30,000। ये 3,30,000 आपका यहां पे दिखेगा, इसीलिए ये बोलते हैं नोट नंबर 1। कि ये 330 आया कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो मुझे नोट में जाके पता चलता है कि 330 आया कहां से। समझ में आया? तो जब अपन सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये नोट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन पूरा क्या देखेंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहला आया, जिसमें शेयर होल्डर फंड सबसे पहला है, जिसके अंदर 2 पार्ट है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप देखेगा ये लायबिलिटी में से ये 2 तो निकल गए, राइट। दूसरा क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब बोरोइंग्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसका एग्जांपल कैसा है? डिबेंचर्स भी है, बैंक लोन भी है। मैं फिलहाल ये 2 ही एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें भी कोई चेंजेस होगा तो एड लेस करने के बाद आपका यहां पे अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया? और नेक्स्ट क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है, किधर अमाउंट इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 3। आप सोचोगे सर फिर आपने नॉन करंट लायबिलिटीज यहां पे डायरेक्टली क्यों लिख दिया? आपको चाहिए तो इसका भी टोटल आप लिख सकते हो डायरेक्टली बाहर, आप नोट नंबर बना के उसका टोटल निकाल के इसमें लिख सकते हो। मगर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में ज्यादा अमाउंट नहीं होते हैं, खाली डिबेंचर्स होता है मोस्टली हर सम में, या बैंक लोन, दोनों आएंगे, दैट्स इट। इसीलिए मैंने यहीं पे लिख लिया, आपको चाहिए तो आप उसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, फिर इसका आ जाएगा टोटल। तो इस टोटल को क्या बोलेंगे? टोटल ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है इधर? एसेट्स। तो आप देखेंगे बोरोइंग्स भी हो गया मेरा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में, मेरा करंट लायबिलिटीज भी हो गया, मतलब लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो गया इस साइड में, वो भी कौन से हेडिंग में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। अब आते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में सबसे पहला आइटम क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का वर्किंग नोट नंबर 4, जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स में दोनों आते हैं, कौन से? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, राइट। तो उसके अंदर कोई चेंजेस होगा वो भी आपके नोट नंबर में दिखेगा, नोट नंबर 4। तो यहां से आपका इंटेंजिबल भी गया और इनटेंजिबल भी गया। ठीक है, अमाउंट बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे, नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हो।
जो भी चेंजेस हो रहा है एडलेस करके डायरेक्टली लिख सकते हो, उसके लिए नोट बनाना कंपल्शन नहीं है। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, करंट एसेट, जिसका नोट नंबर 5। तो आप जब नोट नंबर 5 बनाओगे तो जिसमें डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, फिक्टिशियस एसेट जो भी है, जिसमें एडलेस होके जो आपको अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली आप बाहर यहां पे लिख दोगे, वो भी कौन से वर्किंग नोट नंबर पे, 5। फिर इसका टोटल आएगा आपको, तो आपका ये टोटल और ये टोटल मैच करेगा। समझा? तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो गया, करंट एसेट्स भी पूरा हो गया, मतलब पूरा बैलेंस शीट टी फॉर्मेट का आपने वर्टिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर दिया। दीज आर ऑल हेडिंग्स, ये हेडिंग्स है। मैं नोट नंबर कंपल्सरीली शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का बनाता हूं। आपको चाहिए आप नॉन करंट लायबिलिटीज का भी बना सकते हो। नोट्स कैसे बनेंगे वो अपन सब में देखेंगे, बाकी पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे। समझा? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, आज अपन ने क्या देखा, शेयर कंसोलिडेशन के बारे में, शेयर सरेंडर के बारे में, और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनेगा अपना एज पर दी कंपनीज एक्ट वर्टिकल फॉर्म में शेड्यूल 3 के बेसिस पे, वो अपन ने देखा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, विल बी डूइंग फुल फ्लेज सम्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सम्स में करवाऊंगा उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। मगर जब आप नेक्स्ट वीडियो में आओगे, इसके पहले जो अभी तक लेक्चर्स आपके हुए हैं वो पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको इजी रहेगा कि वो समझने में कि जो सम्स में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, लेट्स टेक ए लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I am Sumit Suntwal and you are watching this video on our YouTube channel GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।